गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारे क्लास 11 में वेक्टर पोर्शन में आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ने वाले सम ऑफ वेक्टर्स। क्या पढ़ने वाले हैं? सम ऑफ वेक्टर्स। देखिए सम ऑफ वेक्टर्स आप समझिए, देखिए नॉर्मल सम नहीं होता। देखो अगर मैं नॉर्मल आपसे कहूँ कि भाई 10 और 2 कितने होंगे तो आप डायरेक्ट ऐड करके बता देंगे 12। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इनमें कोई डायरेक्शन का चक्कर नहीं है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का चक्कर होता है। वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन का चक्कर होता है। सिंपल समझाता हूँ। मान लो कि एक नीचे एक पत्थर रखा हुआ है, ऐसे इस पत्थर पे ऐसे एक लॉक बना हुआ है, इस तरह का एक हुक बना हुआ है, ठीक है। और आप लोगों को मैं एक रस्सी इधर से दे देता हूँ, एक रस्सी इधर से दे देता हूँ और मैं कहता हूँ कि आप इधर खींचो और आप इधर खींचो, आप 10 न्यूटन से खींचो, आप 10 न्यूटन से खींचो। मुझे बताइए पत्थर किधर जाएगा? ना इस तरफ ना इस तरफ। पत्थर कहाँ जाएगा? ऊपर। कुछ अलग ही रिजल्टेंट है यार, पता नहीं कितने फोर्स से ऊपर जाएगा। ऐसा भी नहीं 20 से ऊपर जाएगा, कुछ अलग फोर्स से ऊपर जाएगा। तो रियलिटी में कुछ अलग चीज़ें हैं, कुछ अलग चीज़ें हैं। डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन का कुछ मैटर आ रहा है। तो वेक्टर्स को ऐसे ही हम ऐड नहीं कर सकते, इनके लिए हमें रूल बनाए गए। क्या बनाए गए? रूल बनाए गए। उन रूल के बेसिस पर इनको ऐड किया जाता है। रूल कौन कौन से हैं? ट्राइंगल रूल, पैरेललोग्राम रूल और पॉलीग्राम रूल। कुछ नहीं है, बेवकूफ़ बनाने की बात है। सबका मतलब एक ही है, सबका मतलब एक ही है, सबका फॉर्मूला एक है, सब कुछ सेम है, ठीक है, बस नाम अलग अलग है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो हम बात करेंगे ट्राइंगल रूल की। किसकी बात करेंगे? ट्राइंगल रूल की। ध्यान से सुनते चलिए। ट्राइंगल रूल अच्छे देख लीजिए। देखिए अभी मैं जो ट्राइंगल रूल पढ़ा रहा हूँ जनरल ट्राइंगल रूल है। हमारे सिलेबस में जो ट्राइंगल रूल है, ट्राइंगल रूल के नाम से जो रूल है वो रियलिटी में इन्वर्स ट्राइंगल रूल है, लेकिन हमें उसे ट्राइंगल रूल के नाम से ही पढ़ना है। ट्राइंगल रूल मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ट्राइंगल रूल क्या कहता है कि अगर एक जगह 3 वेक्टर मिल रहे हैं, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है और एक सी वेक्टर है, और मिलके एक ट्राइंगल बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में तीनों का सम हमेशा 0 होगा। ये कहता है ट्राइंगल रूल। ट्राइंगल रूल क्या कहता है कि अगर ट्राइंगल बन रहा है ना वेक्टर से, तो उन तीनों का सम कितना होगा? 0 होगा। उन तीनों का सम कितना होगा? 0 होगा। याद रखिए। बोलो क्लियर है? ट्राइंगल रूल ये है कि अगर वेक्टर से ट्राइंगल बन गया ना, ट्राइंगल बन गया, तो इसका मतलब नेट उन सबकी, उन तीनों का जो सम है वो हमेशा कितना होगा? 0 होगा। लेकिन हमारे यहाँ पे ट्राइंगल रूल को कैसे रिप्रेजेंट किया गया? हमारे सिलेबस में ट्राइंगल रूल कैसे रिप्रेजेंट किया गया? ऐसे रिप्रेजेंट किया गया कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर यहीं से निकल के आया, बराबर क्या होगा? माइनस सी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर कितना? माइनस का सी वेक्टर। या फिर मैं कह सकता हूँ कि मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मोड ऑफ सी वेक्टर। रूल को देखो, यहीं से फील आ जाएगी आप लोगों को कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस का सी वेक्टर। और अगर मैग्नीट्यूड में बात करें तो मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मोड ऑफ सी वेक्टर, मोड ऑफ सी वेक्टर। बोलो क्लियर? जरा देखो क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में कहीं माइनस का साइन है क्या? कहीं माइनस का साइन है क्या? नहीं, प्लस का साइन है। इसका मतलब दोनों कंटिन्यूअस डायरेक्शन में है। किसमें है? कंटिन्यूअस डायरेक्शन में। और ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन को। और ये क्या कह रहा है कि दोनों का सम किसके बराबर होगा? तीसरे के बराबर। दोनों का सम किसके बराबर होगा? तीसरे के बराबर होगा। यही रूल है, यही रूल है। देखिए क्या रूल है। आज इसे हम कंप्लीट कर देंगे अच्छे से। ये मान लो मेरा ए वेक्टर हो गया और ये मान लो मेरा क्या हो गया? बी वेक्टर। तो देखो दोनों कंटिन्यूअस डायरेक्शन में है कि नहीं? प्लस का साइन आ रहा है। मतलब ये कह रहा है कि अगर दो वेक्टर कंटिन्यूअस डायरेक्शन के साथ में, दो वेक्टर कंटिन्यूअस डायरेक्शन के साथ में ट्राइंगल की 2 आर्म बन रही हो, ट्राइंगल की 2 आर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर किसी ट्राइंगल की 2 आर्म्स किसी कोई 2 वेक्टर के द्वारा, ध्यान सुनना, किसी ट्राइंगल की 2 आर्म, 2 साइड, कोई भी 2 साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 continuous vector. If 2 arms of a triangle, if 2 arms of a triangle is represented by 2 continuous vectors, 2 continuous vectors, then third arm of the triangle, then the third arm of the triangle. अब ध्यान से सुनो, होना क्या चाहिए था? ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर ऐसे होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? ए बी और सी ऐसे। लेकिन सी वेक्टर ऐसे ना आने की बजाय
ऐसे ऐसे, बोलो क्लियर। सी वेक्टर कैसे, ऐसे होना क्या चाहिए था कि ए गया फिर बी गया फिर सी गया, ऐसे बनाते हैं। ट्राइंगल कैसे बनाते हैं हम लोग, ऐसे तो बनाते हैं, अगर बनाएंगे तो ऐसे ऐसे तो नहीं बनाते ना कि ए सी और फिर बी, ऐसे बहुत कम बनाते हैं, हम हमेशा ऐसे ही बनाते हैं फटाक से। बोलो क्लियर। तो क्या है कि इफ टू आर्म्स या टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, इफ टू साइड्स ऑफ ए triangle is represented by two continuous vectors, then the third arm of the triangle is represented by and then the third arm of the triangle is equal to the resultant of those vectors and applied in just opposite direction, बोलो क्लियर है। क्या कहा मैंने, if two sides of a triangle is represented by two continuous vectors, then the third side of the triangle is equal to the resultant of vectors and applied in just opposite direction, ये रूल कहता है। बोलो क्लियर है। रूल क्या कहता है कि अगर दो ट्राइंगल है, दो वेक्टर है, वो ट्राइंगल की साइड बना रहे हैं, तो तीसरी जो साइड होगी उन दोनों का तो रिजल्टेंट होगी या उन दोनों का तो सम होगी, और अपोजिट डायरेक्शन में होगी। और कैसी डायरेक्शन होगी, अपोजिट में। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये है ट्राइंगल रूल, बोलो क्लियर है, ए बी और सी। चलिए अब अगर मैं बात करूं मतलब ये इसका रिजल्टेंट होगी, आर जो है ना, आर मोड ऑफ आर और मोड ऑफ सी के बराबर होगा। अब अगर मैं बात करूं कि भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी, वैल्यू निकालेंगे कैसे, रूल तो हमको समझ में आ गया कि भाई अगर दो साइड हैं और दोनों साइड वेक्टर से बनी है, तो तीसरी जो साइड होगी वो वेक्टर की वो जो होगी उन दोनों के सम के बराबर होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी होगी ये कैसे निकालें। अगर हमको दो की वैल्यू दे दे, हमको कह दे कि ए 10 है, बी 20 है, तो सी कितना होगा। अब मैंने फिर बताया डायरेक्ट तो ऐड होगा ही नहीं, उसके लिए कुछ ना कुछ तो रूल लगाना पड़ेगा। तो कैसे ऐड होगा वो आज हम समझेंगे, कैसे ऐड होगा उसे आज हम समझने वाले हैं। क्या रूल है, ठीक। मान लो ये पी वेक्टर है और मान लो ये क्यू वेक्टर है, तो तीसरा वेक्टर होगा हमारा आर वेक्टर, जो कि किसके बराबर होगा, जो कि होगा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर के बराबर। होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। अब मान लो यहां एंगल बन रहा है थीटा, और यहाँ इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ और यहाँ एंगल बन गया फाई, एंगल कितना बन गया फाई। बोलो क्लियर है। तो कैसे निकालेंगे ये पी क्यू। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे निकालनी है आर की वैल्यू। देखिए ध्यान रखें, ये वाला लो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है। क्या देता है, मैग्नीट्यूड। ध्यान रखेंगे क्या देता है, मैग्नीट्यूड। वेक्टर फॉर्मेट नहीं देता, मैग्नीट्यूड देता है, ठीक है। तो अब कैसे करें, अगर ये एंगल 90 होता, ये वाला एंगल 90 होता, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता और काम चल जाता नहीं चल जाता, पाइथागोरस थ्योरम लगा देते। लेकिन राइट एंगल नहीं है तो बना दो राइट एंगल, क्या दिक्कत आ रही है। अरे नहीं है तो राइट एंगल ज़बरदस्ती बना दो ना। इस लाइन को आगे बढ़ाया, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ किया, बन गया एक बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल। इसको नाम दे दिया ओ, इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी। बोलो क्लियर है। अब देखिए, तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, ओ सी ए, हमेशा 90 डिग्री को बीच में लेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ओ सी ए। तो अब क्या करें, अब कुछ नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है मुझे बताइए, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है मेरा, हाइपोटेनस कितना मेरा ओ ए, तो ओ ए का स्क्वायर, अरे यही तो चाहिए था, ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है मेरा ए सी का स्क्वायर प्लस बेस कितना है मेरा ओ सी का स्क्वायर। ओ ए को मैं क्या लिख सकता हूँ आर, ए सी को कुछ लिख सकते हैं, पता ही नहीं पता ना ए सी का
कोई बात नहीं, पता लगाएंगे अभी। AC का हमें नहीं पता, और किसका नहीं पता हमें, और बताओ हमें किसका नहीं पता। और देखो OC है ना, OC, तो OC को सर ऐसे लिखा जा सकता है कि OC से पहले O से B पर जाओ और B से C पर जाओ। बोलो क्लियर है, OB प्लस BC मतलब कितना, OC बराबर में P प्लस BC, P प्लस BC, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देन OA बराबर कितना, R का स्क्वायर इक्वल टू OB कितना है भैया, AC तो पता ही नहीं है, तो AC का स्क्वायर प्लस कितना था OC को क्या लिखा, P प्लस BC, तो P प्लस BC का होल स्क्वायर। अब अगर AC और BC पता चल जाए तो काम चल जाएगा, चल जाएगा नहीं चल जाएगा, चल जाएगा। तो अब अगर हम बात करें राइट एंगल ट्राइंगल, वापस से एक छोटे वाले राइट एंगल, इस वाले ट्राइंगल, क्योंकि इसी का तो वैल्यू नहीं पता, अरे इसी में तो ये और ये इसी में तो नहीं पता, तो छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल से बात कर लेते हैं। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, BCA, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल BCA, बोलो क्लियर है। चलिए मुझे बताइए कि कोस फाई बराबर क्या होगा इस ट्राइंगल में, अगर बात करूं तो कोस फाई बराबर क्या होगा, कोस थीटा बराबर क्या होता है, याद है, PPB, याद है, अरे याद है कि नहीं है, P पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, याद है क्या, PPB अपॉन HSB। तो कोस थीटा बराबर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है मेरा BC, हाइपोटेनस कितना है मेरा Q, अरे इस वाले ट्राइंगल में हाइपोटेनस यही तो है BA, क्योंकि कितना है Q, तो BC इज इक्वल टू कितना आया बोलो, Q कोस फाई। BC आ गया भाई, BC आ गया। अब बचा किसका काम, AC का। मुझे बताइए साइन फाई बराबर क्या होगा, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है मेरा इस ट्राइंगल में AC, और हाइपोटेनस कितना है मेरा Q, तो AC इज इक्वल टू कितना आएगा, Q साइन फाई। बोलो क्लियर है क्या। अब मुझे अगर मैं इसको बात कर दूं इक्वेशन सेकंड और इसे मैं कह दूं इक्वेशन फर्स्ट, तो मैं क्या कह सकता हूं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बहुत सिंपल है, मैंने कुछ नहीं किया, बस सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल बनाया इसको और राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाया, फिर जो नहीं पता था उसे छोटे वाले ट्राइंगल से PPB अपॉन HSB के फॉर्मूले से फाइंड कर लिया और वैल्यू को पुट कर दिया, और कुछ नहीं किया इसमें, ठीक है भाई। तो देखिए अब क्या आया, R का स्क्वायर, AC की जगह AC की वैल्यू कितनी, Q साइन फाई, तो Q साइन फाई का होल स्क्वायर प्लस कितना भैया, P प्लस BC की जगह Q कोस फाई का होल स्क्वायर, तो R स्क्वायर इक्वल टू कितना, Q स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, E स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2PQ कोस फाई, 2PQ कोस फाई। भाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB से किया है, A स्क्वायर मतलब कितना P स्क्वायर, B स्क्वायर मतलब Q स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस 2AB मतलब 2PQ कोस फाई। चलिए तो R स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है मुझे बता दीजिए। देखो Q स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई और Q स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, तो क्या कॉमन आ जाएगा, Q स्क्वायर। P स्क्वायर को मैंने बाहर ले लिया, पहले ले लिया, यहाँ लिख देता हूँ, तो R स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर मैंने पहले ले लिया, यहाँ पर ले लिया मैंने Q स्क्वायर कॉमन, तो कितना आ रहा है, साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई प्लस 2PQ कोस फाई। तो बोलिए R स्क्वायर, मुझे बताइए साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई की वैल्यू कितनी होती है, 1, कितनी होती है 1, तो R स्क्वायर बराबर कितना होगा, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस फाई, 2PQ कोस फाई। तो R बराबर कितना आएगा, तो रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस फाई, 2PQ कोस फाई। ये मेरा फॉर्मूला आया, ये मेरा क्या आया फॉर्मूला, कि R बराबर में रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस फाई। ये मेरे पास क्या आ गया भैया, हमारा फॉर्मूला आ गया। बहुत सिंपल है, कोई टफ चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ बाकी रहेगी, उसे कहते हैं डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट।
उसे क्या कहते हैं? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। मतलब बताता हूँ। देखिए, वो तो था मैग्नीट्यूड कि आर की वैल्यू कितनी होगी। अब है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। देखिए, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट जब भी कहे समझ जाना कि ये वाला एंगल यानी कि थीटा निकालना है। क्या निकालना है? थीटा। बोलो क्लियर है? क्यों? क्योंकि सोचो थीटा चेंज होगा तो रिजल्टेंट, अभी रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है? ये है। अभी क्या है? ये है। मान लो थीटा ये है, थीटा बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, जैसे जैसे थीटा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रिजल्टेंट भी क्या होता जा रहा है? बदलता जा रहा है, नहीं बदलता जा रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट का मतलब क्या हुआ? थीटा। क्या भैया? थीटा। उसी बड़े ट्रायंगल से निकलेगा और ये हमेशा टेन होता है। हमेशा क्या होता है? टेन। जब भी डायरेक्शन की बात की जाए समझ जाना कि क्या पूछ रहा है? टेन थीटा पूछ रहा है। तो मुझे बता दीजिए, इसी ट्रायंगल से बात करूँ तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है मेरा इसका? AC। और बेस कितना है मेरा? OC। है कि नहीं है? तो देखिए, टेन थीटा बराबर AC की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास? AC की वैल्यू हमारे पास आई थी Q साइन फाई। और OC की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी? OC की वैल्यू हमारे पास थी P प्लस Q कोस फाई। तो P प्लस Q कोस फाई। बोलो क्लियर है? तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? थीटा बराबर कितना हो जाएगा? बोलिए। थीटा बराबर टेन इनवर्स Q साइन फाई अपॉन P प्लस Q कोस फाई। याद है ना ये? OC। ये तो P हो गया और BC की वैल्यू कितनी आई थी? BC की वैल्यू देखो Q कोस फाई। तो टोटल कितनी होगी? OC। OC कितनी होगी? P प्लस Q कोस फाई। P प्लस Q कोस फाई। थीटा बराबर, जब भी थीटा निकालना हो तो क्या करते हैं? टेन को इधर ले जाते हैं तो क्या बन जाता है? इनवर्स। माइनस की पावर लग जाती है, इसे बोलते हैं इनवर्स। क्या बोलते हैं? इनवर्स। तो थीटा बराबर टेन इनवर्स Q साइन फाई अपॉन P प्लस Q कोस फाई। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई परेशानी, कोई समस्या नहीं है। चलिए कल इस पर न्यूमेरिकल करेंगे बढ़िया तरीके से, तो उससे अच्छे से आपको और क्लैरिटी आएगी। आप इसके एक बार प्रैक्टिस करके, सभी लोग जितने भी स्टूडेंट है क्लास 11th के, सभी इसकी प्रैक्टिस करके और लिखने के बाद में दो बार रिटर्न करने के बाद में ग्रुप पर सेंड करेंगे। ठीक है? जो नहीं सेंड करेगा उनसे मैं पर्सनली कॉन्टैक्ट करूँगा, ध्यान रख लेना। ठीक है? तो आप सभी को सेंड करना है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।